नमस्कार दोस्तों, मैं बिमल कुमार और आज हम शुरू कर रहे हैं हिंदी की क्लास। मैंने गागर में सागर भरने का प्रयास किया है, मतलब छोटे से वीडियो में बहुत सारी चीज़ें देने का प्रयास किया है जो आपको बहुत पसंद आने वाली हैं, आपको बहुत अच्छी लगेंगी। तो आज हम शुरू कर रहे हैं हिंदी, और हिंदी का ये पहला चैप्टर है वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला होती है वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण मतलब लिप चिन्ह। लिप चिन्ह मतलब अ आ ई आ से ज्ञा तक, ये हिंदी के लिप चिन्ह हैं। वर्ण क्या होते हैं? ध्वनि का लिखित रूप। और ध्वनि क्या होती है? वर्ण का मौखिक रूप। दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में हजारों लाखों ध्वनियाँ हैं, लेकिन हम कौन सी ध्वनि की बात करेंगे? हम उस ध्वनि की बात करेंगे जो हिंदी भाषा में है। ध्वनि कैसे बनती है? तो ध्वनि बनती है कंपन से। फिर उसके ध्वनि के चलने के लिए कुछ साधन होना चाहिए, जैसे कोई ठोस हो, द्रव्य हो या वायु हो। और कंपन, कौन सा कंपन होना चाहिए? कंपन कैसा भी कंपन हो तो उससे वॉइस निकलती है। अब चाहे आप उसे हथौड़े को किसी में मारो तो क्या निकलेगी? कंपन होगा, फिर निकलेगी वॉइस। वॉइस हवा में चल के आपके कानों तक आएगी। अब यहाँ पे क्या किया हमने? हथौड़ा को मारा लोहे पर, तो ये चीज़ हुआ। अगर हम वॉइस हवा को मारेंगे, किसी चीज़ पर हवा को मारेंगे तो हवा इतनी तेज हो तो उससे भी कंपन निकलता है। जैसे लोग सीटी बजाते हैं और बोलते हैं, ये इसका उदाहरण है। तो हमने क्या क्या देखा? वर्णमाला। वर्णमाला होती है वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और वर्ण क्या होते हैं? लिप चिन्ह होते हैं। क्या होते हैं? लिप चिन्ह। वर्ण होते क्या हैं? ये ध्वनियों का लिखित रूप होते हैं। ध्वनियाँ क्या होती हैं? वर्ण का मौखिक रूप होती हैं। ध्वनि कैसे बनती है? कंपन से। अक्षर क्या है? ये ध्वनि से थोड़ा बड़ा है, जिसे हम एक बार में बोल सकते हैं। वर्ण ध्वनि क्या है? हिंदी की वर्ण और ध्वनि क्या है? तो ये वर्ण और ध्वनि वो है, भाषा की लघुतम इकाई है। कौन सी? भाषा की लघुतम इकाई है। और अक्षर ये थोड़ा बड़ा है, लेकिन हम एक बार में बोल सकते हैं। राम, इसे हमने दो बार में बोला तो दो अक्षर हैं। क्या, इसे हम एक बार में क्या बोल दिया तो इसमें एक अक्षर है। परम, इसे हमने तीन बार में बोला तो इसमें तीन अक्षर हैं। अब ये वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्वर, एक होते हैं व्यंजन। अब स्वर क्या होता है? स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले होते हैं, जिसमें मुख के किसी अन्य भाग का टकराव नहीं होता है। तो ये क्या होते हैं? स्वर होते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन क्या है? व्यंजन की परिभाषा देखिए, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले ये व्यंजन होते हैं। ये स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते, बिना स्वर के बोले नहीं जा सकते। हमारा गला क्या करता है? हमारा कंठ क्या करता है? हमारे कंठ एक मशीन है। हमारा मुंह क्या है? हमारा मुंह एक मशीन है जो जो हवा को आवाज़ में बदल देता है। हमारा मुंह क्या है? भाषा के लिए हवा को ध्वनि में बदल देता है। तो मैं आपको स्वर और व्यंजन की परिभाषा अपने शब्दों में बता रहा हूँ। पहले देखो, हमारा मुंह क्या है? मान लो हमारा मुंह एक मशीन है जो हवा को वॉइस में बदलता है, हवा को ध्वनि में बदलता है। हमारा मुख हवा को ध्वनि में बदलने वाला मशीन है। हमारा मुख हवा को ध्वनि में बदलने वाली मशीन है। मैं आपको सरल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ स्वर और व्यंजन क्या है। जैसे एक धारा है पानी की, सीधी बह रही है बिना किसी टकराव के।
बिना किसी टकराव के एक धार पानी की धारा सीधी बह रही है, तो वो क्या है? स्वर। अगर आपने उसमें हाथ मार दिया तो वहाँ पर क्या होगा? थोड़ा पानी सा इधर उधर बिखरेगा ना, तो वो हो जाएगा व्यंजन। तो व्यंजन क्या है? प्रयोग के हिसाब से देखो, अब पानी बह रहा है, उसमें आपने हाथ मार दिया, जो जो छलकाव है पानी का, वह है व्यंजन। और स्वर क्या है? पानी की सीधी धारा बिना किसी टकराव के बह रही है, वो क्या है? स्वर। जैसे ही ऐसे ही जो हमारा जो कंठ होता है ना, वो हवा को वॉइस में बदलता है, तो बिल्कुल सीधी निकल जाए, बिना किसी मुंह कोई किसी भाग के टकराव के निकल जाए, तो वह है स्वर। और स्वर कौन से? बहुत सारे स्वर हम निकाल सकते हैं जो हिंदी भाषा में उपयोग किए जाते हैं, वो वाले स्वर हों। और व्यंजन क्या है? हमारा जो कंठ है ना, वो हवा को वॉइस में बदल रहा है, तो वॉइस में बदल रहा है, सीधी धारा बह रही है, वॉइस की सीधी धारा बह रही है, उसमें रुकावट करके हमारा मुंह का कोई हिस्सा भाग लेकर उसको रुकावट कर देता है, उस वॉइस से टकरा जाता है। वॉइस सीधी धारा में बह रही है, हमारे मुंह का हिस्सा, कोई हिस्सा उस वॉइस से टकरा जाता है, तो हमें एक अलग विकार सुनाई देता है। तो क्या है वो? व्यंजन। जैसे आ आ आ आ, ये आ का छोटा रूप है। आ का छोटा रूप। ये आ का बड़ा रूप है। देखते हैं व्यंजन। का हमारे कंठ से हवा से वॉइस बनकर आ रही थी स्वर के रूप में, लेकिन क्या हुआ? हमारे मुंह के किसी भाग से टकराई, तो हमें एक विकार सुनाई दिया, तो वह क्या है? व्यंजन। तो ये विकार कितनी देर के लिए रहता है? विकार एक पल के लिए ही रहता है, उसके बाद हमें ध्वनि ही सुनाई देनी है बाद में। जैसे का, एक पल के लिए हमें जो हमारे मुंह से ध्वनि टकराई है उसका विकार सुनाई देगा, उसके बाद हमें आ की ध्वनि सुनाई देगी। चलो हम इसे काट के देखते हैं। अगर हम इसे काटने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? बड़ा आ कट के छोटा आ रह जाएगा, लेकिन छोटे आ को हम काट नहीं सकते। इसे काटते हैं, आ आ आ आ, इसके बाद में पीछे छोटा सा आ रह जाता है, छोटा वाला आ रह जाता है। ऐसे ही आप समझ लीजिएगा, यही स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वर हम आपको बता चुके हैं। स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। स्वर क्या होते हैं? जो वॉइस होती है, हमारा कंठ उससे ध्वनि में परिवर्तित कर देता है। तो ये सीधा बहाव हो रहा है। ये क्या हो रहा है? सीधा बहाव हो रहा है। इसमें हमारा मुख कहीं पर टकराव नहीं कर रहा है, कहीं से टकराव नहीं कर रहा है, तो ये क्या है? स्वर है। अगर यही सीधा बहाव हमारे मुख के किसी हिस्से से टकरा जाता है, तो वही टक्कर एक पल के लिए अलग सा विकार बता देती है। हमारा मुख का कोई हिस्सा इस धारा से टकराता है ना, तो एक अलग सा विकार सुनाई देता है। तो यही व्यंजन है। ये विकार हिंदी के अनुसार होना चाहिए, हिंदी में होना चाहिए। अब देखो, स्वर की धारा नहीं होगी तो उस हमारा मुख किस में टक्कर देगा? अगर टक्कर दी है तो वही टक्कर से उत्पन्न विकार व्यंजन होता है। अगर स्वर नहीं होगा तो धारा नहीं बनेगी, धारा नहीं बनेगी तो हमारा मुंह किस में टक्कर देगा, किस में टकराएगा? तो बिना स्वर की धारा के व्यंजन संभव ही नहीं है। तो स्वर क्या है? स्वर है स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले। व्यंजन क्या है? स्वर की सहायता से बोले जाने वाले। स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं। फिर इंसान ने और खोज की। और खोज किसकी की? 2 वर्ड और है, अंग है, इन्हें अयोगवाह कहते हैं। ये भी स्वर का काम कर देते हैं। स्वर नहीं है, ये स्वर का काम कर देते हैं।
तो अयोगवाह क्या है, ये स्वर का काम कर देते हैं। तो स्वर कितने होते हैं, स्वर 11 होते हैं। अयोगवाह स्वर का काम कर देते हैं, तो इसे हम स्वर में भी जोड़ लेते हैं। तो स्वर कितने होते हैं, 11 स्वर को होते हैं। कुल स्वर कितने होते हैं, अब इसमें अयोगवाह को भी जोड़ लिया है, तो कितने स्वर होते हैं, 11। और कुल स्वर कितने होते हैं, तो 11 + 2 13। अयोगवाह को हमने स्वर में क्यों जोड़ा, अयोगवाह को हमने स्वर में इसलिए जोड़ा क्योंकि ये स्वर नहीं है, स्वर का काम कर देते हैं, स्वर का काम कर देते हैं, तो हमने इसे जोड़ लिया। अगर पूछा जाए स्वर कितने होते हैं, तो आपको 11 ही बताने हैं। अगर पूछा जाए कुल स्वर कितने होते हैं, तो कितने होते हैं, 13 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं, 39 39। व्यंजन कितने होते हैं, 39। तो ये 13 और 39 कितने हो गए, 52 हो गए। अब मैं आपसे यहाँ पर कुछ सवाल पूछूंगा, उसका जवाब देने हैं। का वर्ग क्या है, तो का वर्ग क्या है, चा वर्ग क्या है, टा वर्ग क्या है, ता वर्ग क्या है, पा वर्ग क्या है। तो मैं एक बता रहा हूँ, पा वर्ग क्या है, प फ ब भ म। अब आपको बताना है प्रथम वर्ण क्या है, द्वितीय वर्ण क्या है, तृतीय वर्ण क्या है, चतुर्थ वर्ण क्या है, पंचम वर्ण क्या है। तो मैं एक बता रहा हूँ, प्रथम वर्ण क्या है, क च ट त प। बाकी के सवाल आपको बताने हैं। अब सवाल है, अंतस्थ व्यंजन क्या है, य र ल व। ऊष्म व्यंजन क्या है, तो ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन क्या है, तो ऊष्म व्यंजन है श श स ह। संयुक्त व्यंजन क्या है, छे तर स्र ज्ञ। जितने भी मैंने प्रश्न पूछे हैं उनका आंसर आप लिखकर भेजिएगा। अब द्विगुण व्यंजन क्या है, अगर आपको आता है तो आप हमें लिखकर भेजिएगा, द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं। इंग्लिश में लेटर कितने होते हैं, 26। और हिंदी में कितने होते हैं, 26 का दुगना यानी 52, 52। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर, अब ये सवाल है स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर होते हैं, स्वर भी कई प्रकार के होते हैं। इनमें देखते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर, जीव के प्रयोग के आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर, मुंह खुलने की स्थिति के आधार पर। तो कितने प्रकार हो गए, हम इन 5 प्रकारों पर हम बात करेंगे। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर, जीव के प्रयोग के आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर, मुंह खुलने की स्थिति के आधार पर। इन 5 प्रकार के बारे में हम बात करेंगे। तो अब हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मूल स्वर, एक होते हैं मूल स्वर, और दूसरा होता है संधि स्वर या संध्य स्वर। दूसरा कौन सा होता है, संधि स्वर या संध्य स्वर। मूल स्वर 4 होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, ऊ और री। री ये संस्कृत की भाषा से लिया गया है। क्यों लिया गया है, तो संस्कृत के शब्द हिंदी में हूबहू हैं। री ये संस्कृत का स्वर है। क्यों हिंदी में क्यों है, क्योंकि हमारी भाषा संस्कृत से निकली हुई है, संस्कृत से निकली हुई है। तो कुछ संस्कृत के शब्द हैं ना, वो हिंदी में यूज होते हैं। तो उन्हीं शब्दों में, कुछ शब्दों में इसका यूज होता है, तो इसलिए हमें ये पढ़ना ज़रूरी रह जाता है। यहाँ पर क्या है, आपको आ बिल्कुल स्वर लगेगा, ई स्वर लगेगा, ऊ स्वर लगेगा, लेकिन री, आर आई री, आपको ये स्वर नहीं लगेगा, क्योंकि ये हिंदी की परिभाषा पूरी नहीं कर रहा। आर तो व्यंजन है, फिर उस पर मात्रा लगा के स्वर हो गया, लेकिन ये संस्कृत की परिभाषा पर खरा उतर रहा है, तो ये संस्कृत का ही शब्द है। तो ये हिंदी में क्यों यूज होता है, ये हिंदी का भी है, हिंदी का भी है ये।
हिंदी में क्यों लिया गया है? हिंदी में इसलिए लिया गया है, ये उन शब्दों के लिए लिया है जो संस्कृत के हैं, ठीक है। री केवल संस्कृत में यूज होता है, संस्कृत के शब्द हिंदी में हैं, तो उन शब्दों में ये यूज होता है, इसलिए हिंदी में भी है ये, और किसी भाषा में ये री है नहीं। इंग्लिश में ये नहीं है, इंग्लिश में आर आई है, ठीक है। ये वाला री स्वर है। क्यों स्वर है? क्योंकि ये संस्कृत की परिभाषा पर खरा उतर रहा है, और आर आई ये व्यंजन है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए ये आर आई ये तो व्यंजन है, और ये री संस्कृत वाला ये क्या है? ये स्वर है, ठीक है। क्यों है ये आपको पता है। इसके छोटे वाले भाग का ही यूज होता है हिंदी में, और भी इसके हिस्से हैं वो संस्कृत में यूज होते हैं। कौन सी भाषा में यूज होते हैं? संस्कृत में यूज होते हैं। छोटा री, बड़ा री और प्लुप्त री, ये 3 री होते हैं। एक बात का ध्यान रखना, री या इसकी मात्रा से बनी शब्द संस्कृत के होते हैं। किसके होते हैं? संस्कृत के होते हैं, या इन्हें हम तत्सम भी कहते हैं। और कुछ जगहों पे री को रू भी बोलते हैं। हिंदी प्रदेशों में री को री बोलते हैं, लेकिन उड़ीसा, महाराष्ट्र और दक्षिणी राज्य में री को रू बोलते हैं। अगर हम हाँ में री की मात्रा लगाएंगे तो इस तरीके से लगाएंगे, हृदय। ऋतिक रोशन को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? हृतिक रोशन। तो इसे हृतिक रोशन ऐसे इस तरह से लिखा जाएगा। ह्रास, ह्रास का मतलब होता है कम होना। ह्रास में री की मात्रा नहीं है, रा का पदेन रूप है। हृद, हृद में से होता है झील। यहाँ पे मैंने झील लिख दिया है, चीर की जगह झील है। हृद का मतलब होता है झील। और यहाँ पर हा में री नहीं है और रा का पदेन रूप है, इस तरीके से पदेन रूप लगता है। एक बात और ध्यान रखनी है हमें, मूल स्वर को ह्रस्व स्वर भी बोलते हैं, लघु स्वर भी बोलते हैं, मूल स्वर भी बोलते हैं। मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। बड़ा री ये हिंदी भाषा में नहीं लिया गया है, छोटा री ही हिंदी भाषा में लिया गया है। तो ह्रस्व कौन कौन से होते हैं? आ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ। तो ये बात थी ह्रस्व स्वर की, लघु स्वर की। अब बात करेंगे हम संध्य स्वर की, यानी संध्य स्वर की। बड़ा आ कैसे बनता है? 2 छोटे आ से मिलकर बड़ा आ बन जाता है। बड़े आ को काटेंगे तो एक छोटा आ बन जाएगा। बड़ी ई कैसे बनती है? जो छोटी ई का मिलन होता है तो बड़ी ई मिलती है, ई बनती है। छोटा ऊ इसी तरीके से। यहाँ पर क्या है? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ ये जुड़कर बन रहे हैं, और छोटी ए ये संयुक्त होकर मिल रहे हैं, संयुक्त हो गए और ए बना दी। आ और ई, ए बन गया। छोटी ए बोल दो, बोल सकते हैं, बोल देते हैं, लेकिन सही तरीका इसका यही है ए, और बड़ी ए को आए बोलेंगे। ये इसका सही तरीका नहीं है, लेकिन बोल देते हैं, हमने पढ़ाई यही तरीका है, छोटी ए बड़ी ए। तो यहाँ पर छोटी ए बड़ी ए ना बोलकर ए आए बोले। छोटा बड़ा ये सही है, छोटी ई बड़ी ई ये सही है, छोटा ऊ बड़ा ऊ ये सही है। ए कैसा बनता है? आ का और ई का संयुक्त रूप ए है। आए, आ का और ए का संयुक्त रूप है आए। ओ, आ का और ऊ का संयुक्त रूप है ओ। आओ, आ का और ओ का संयुक्त रूप है औ। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, ओ नहीं है, ओ ही है।
तो हमने यहाँ पर देखे संध्य स्वर या संध्य स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक मूल दीर्घ स्वर, एक संयुक्त स्वर। तो मूल क्या होते हैं, जो एक ही स्वर से दुगना हो गए हैं वो तो मूल स्वर हैं। जैसे आ बना, ई मिलकर बड़ी ई बनी, ऊ मिलकर बड़ा ऊ मिला। संयुक्त स्वर क्या है, ये आ में अलग दूसरे स्वर मिलाकर संयुक्त स्वर मिले हैं। जैसे आ में छोटी ई मिलाई तो ए, आ में ए मिलाया तो ए, आ में ऊ मिलाया तो ओ, आ में ओ मिलाया तो औ। तो ये बात थी संधि स्वर की। अब ये बताओ संधि स्वर को और क्या कहते हैं। तो संधि स्वर को दीर्घ स्वर भी कहते हैं और गुरु स्वर भी कहते हैं। तो ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है, दूसरी कहानी शुरू होती है। दूसरी कहानी क्या है, उच्चारण काल के आधार पर। तो उच्चारण काल के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, एक है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर। अब बहुत से लोग बताएंगे आपको कि तीन होते हैं, तो तीन भी होते हैं। तो तीन कौन कौन से होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। लेकिन तीन होते हैं लेकिन हिंदी में नहीं होते हैं, ये संस्कृत भाषा में होते हैं। कौन सी भाषा में होते हैं, संस्कृत भाषा में होते हैं। प्लुप्त स्वर ये संस्कृत का है। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। दीर्घ स्वर क्या होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है। और संस्कृत वाली प्लुप्त स्वर क्या होते हैं, जैसे राधा, ऐसे होते हैं। जैसे कि आप किसी को बुला रहे हो, विकास, ये हो गया प्लुप्त स्वर। ये हिंदी का नहीं है, ये संस्कृत का है। तो आपसे पूछा जाए उच्चारण काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है दो। कौन कौन से प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए उच्चारण काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तब आपको बताना है तीन। कब तीन बताना है, जब पूछा जाए उच्चारण काल के आधार पर संस्कृत के अनुसार कितने प्रकार होते हैं उच्चारण काल के, तब आपको बताना है तीन। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर दूसरा, प्लुप्त स्वर तीसरा। दोस्तों आप कन्फ्यूज़न दूर कर लीजिएगा, मैंने आपको लेयर 2 दे रखे हैं, इन्हें पढ़िए। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ये UPSSC वीडियो का ये प्रश्न है और ये इसका आंसर है 1.0 यानी पहला वाला। तो मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो दो दिया है, पहला दिया है ना, और पहले में है दो। इसका विवरण यहाँ पर दे रखा है दूसरी स्लाइड में। मात्रा के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, लघु या दीर्घ। इन्हें ह्रस्व या गुरु भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है और आ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है, ह्रस्व की अपेक्षा दुगना समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न क्या हो सकती है वो देख लो। संस्कृत भाषा में मात्रा के आधार पर तीसरा प्रकार भी माना जाता है। जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। इसका चिन्ह ये आप देख रहे हो ऐसा होता है, जैसे सुनो, राम, ओम, इस तरीके से। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और आप कोई भी कन्फ्यूज़न यहाँ से नहीं बची होगी। तो ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। अब आता है जीभ के प्रयोग के आधार पर। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं। तो वो कौन कौन से प्रकार होते हैं, मानो ये क्या चीज़ है, हमारी जीभ है।
देखो ये क्या है, 3 है ना, ऐसे ही जितने 3 वाले अक्षर बनेंगे ना वो पीछे रहेंगे। जैसे हो गया आ, हो गया छोटा ऊ, हो गया बड़ा ऊ, हो गया ओ, हो गया और आओ हो गया। ये इनमें सारों में 3 आ रहा है तो ये पीछे रहेगा। और ये ई वाले ये आगे जाएंगे। ई वाले जैसे ई, ई, ए, आई और री, ये आगे रहेंगे। तो ये आगे हैं तो इन्हें क्या बोलेंगे, अग्रस्वर। इसे क्या बोलेंगे, मध्य स्वर। इसे क्या बोलेंगे, पश्च स्वर। ये क्या है, छोटा आ। जिनमें 3 हैं वो पीछे गाड़ी में बैठेंगे। ये गाड़ी मान लो, इस जीव एक गाड़ी है। याद करने की ट्रिक है, जितने में 3 हैं वो गाड़ी के पीछे बैठेंगे। और जितने ई वाले हैं जैसे ई, ए, आई और री, वो आगे रहेंगे। मध्य में छोटा आ, क्योंकि ये छोटा है, बच्चा है, तो इसे बीच में बैठाया है। ट्रिक कैसी लगी, बहुत अच्छी, थैंक यू सो मच। तो ये कौन से स्वर हैं, ये अग्र हैं। ये कौन से, पश्च हैं, पीछे वाले। ये कौन से, मध्य। ये स्वर जीभ के आगे वाले हिस्से से निकलते हैं, ये पीछे वाले से, ये मध्य से। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होंगे, ये आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। अब अंतिम है ओष्ठ, यानी होठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार की। एक वृत्तामुखी, एक आवृत्तामुखी। एक में जब बोलोगे स्वर को तब मुंह गोल बनेगा, ओठ गोल बनेंगे। आवृत्तामुखी, इसमें ओठ गोल नहीं बनेंगे। जैसे उ, ऊ, ओ, औ बोल के देखो, इसकी सिंपल पहचान है। और आ, ई, ए, आई, री, इसमें होठ गोल नहीं बनते हैं। तो इसकी कहानी तो यहाँ पर ख़त्म होती है। अब बात आती है हिंदी में व्यंजन कितने होते हैं, 39। स्वर कितने होते हैं, 11। कुल स्वर कितने होते हैं, स्वर में अयुग्वाह भी जोड़ लेते हैं, अयुग्वाह 2 होते हैं तो ये हो जाएंगे 13। स्वर कितने हैं, 11। व्यंजन कितने हैं, 39। कुल स्वर कितने हैं, 13 अयुग्वाह सहित। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, ये 25 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, अंतस्थ मतलब इसे याद करने की तरीका ये है, यानी अंतस्थ मतलब अंदर की बात, मतलब यर लव, यार लव, ये अंदर की बात है ना। तो हमें अंतस्थ व्यंजन को कैसे याद करेंगे, यार लव, तो इससे याद हो जाएगा यर लव। ऊष्म व्यंजन 3 सा और हा। संयुक्त व्यंजन, शब्द व्यंजन 4 होते हैं, द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं। सभी व्यंजनों को मिलाकर संख्या हो जाती है 39। और वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, कितने वर्ण होते हैं, 52। क ये व्यंजन है, का में छोटा आ मिला हुआ है और हम ये छोटा आ मिला है तभी हम इसे बोल पाते हैं। अगर छोटा आ नहीं मिलेगा तो हम नहीं बोल पाएंगे। व्यंजन को बिना स्वर की सहायता से बोल नहीं पाएंगे, लेकिन स्वर को हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं। व्यंजन से अगर हम स्वर को निकाल देंगे तो उसके नीचे हम हल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हल। इसे हम हलंत भी कहते हैं। का के नीचे हम हलंत लगा देते हैं। और का के नीचे हल नहीं लगा होगा, हलंत नहीं लगी होगी तो हम उसे अजंत कहते हैं, मतलब इसमें मात्रा लगी हुई है छोटे आ की। आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे, नहीं समझ पाए होंगे तो कमेंट करके बताइए। तो हमने स्वरों का वर्गीकरण देखा, स्वरों के प्रकार देखे। तो कितने प्रकार थे, उत्पत्ति के आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर, जीव की। आशा करता हूँ दोस्तों आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा, स्थिति के आधार पर, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।